ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल होता है, जैसे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। इन थेरेपीज के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? हम कौन सी थेरेपी कर रहे हैं उस हिसाब से साइड इफेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे रेडिएशन थेरेपी डार्क हो सकता है, थोड़ा उसमें थोड़े से स्किन छिल सकता है, तो डर्मेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, स्किन की इरिटेशन होना, स्किन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमने कई ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में देखा है कि इलाज के बाद उनमें काफी थकान रहती है, उनको उल्टियां भी होती हैं। कि ऐसा क्यों होता है? आज की डेट में जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उससे हम 90 से 95% लोगों को उल्टियां नहीं आती हैं, क्योंकि हम दवाई से पहले, उससे पहले हम उल्टी की हम पहले बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं इंडिया के अंदर, वो पहले देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बाद भी कई पेशेंट्स के बाल झड़ जाते हैं। हेयर लॉस क्यों होता है? और अगर एक बार बाल झड़ गए तो क्या मरीज जब ठीक हो जाता है तो बाल दोबारा ग्रो करते हैं? कीमोथेरेपी से जो है वो बाल नहीं झड़ते हैं। बाल झड़ने के जो साइड इफेक्ट है वो कुछ पर्टिकुलर कीमोथेरेपी से होते हैं। हर एक के बाल जो जाना है वो किसी के कम जाते हैं, किसी के ज्यादा जाते हैं, बट लेकिन सभी पेशेंट के जो बाल है यूजुअली वापस आ जाते हैं। सर्जरी हो या इलाज हो या बीमारी अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफ, फिजिकल पेन देती है मरीज को। ऐसे में हम कैसे पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट का जो दर्द है ना, वो तो टेम्पररी है और वो इतना असहनीय नहीं है, पर जो पेन ऑफ द डिजीज है, जो अगर ये बीमारी वापस आती है, इलाज नहीं होता है, वो काफी ज्यादा होता है और असहनीय होता है। और आज की डेट में पेन मैनेजमेंट की बहुत अच्छी दवाइयां हैं, पेन को टैकल किया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के बाद जो मरीज है उसके स्किन में कुछ बदलाव आते हैं, और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि भूख मर जाती है पेशेंट की। ऐसा क्यों होता है? जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह कीमोथेरेपी ही होती है। सिमिलरली जो भूख मर जाती है उसका कारण भी कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट ही है, कि जो अपने आंतड़ियों के ऊपर उसका असर होता है, अपने मस्तिष्क के ऊपर उसका जो असर होता है उस वजह से होता है। ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट बीमारी के दौरान और इलाज के दौरान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या क्या कर सकता है जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह मजबूत और बेहतर महसूस करे? ब्रेस्ट कैंसर औरतों को होने वाला सबसे आम कैंसर, लेकिन इतना आम होने के बावजूद भी इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। इसलिए ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका लेकर आया है आपके लिए ब्रेस्ट कैंसर पर एक खास सीरीज, जिसमें इस बीमारी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी तक हम ब्रेस्ट कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव, इलाज जैसे पहलुओं पर बात कर चुके हैं। इन एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज से होने वाले आम साइड इफ़ेक्ट्स। डॉक्टर से जानेंगे आमतौर पर किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और इन साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे निपट सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनू वालिया, चेयरमैन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली से। डॉक्टर दीपक सिंगला, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, पंजाब से। और डॉक्टर आशीष बख्शी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हीरानंदानी हॉस्पिटल, मुंबई से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर मीनू, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में अलग अलग थेरेपीज़ का इस्तेमाल होता है, जैसे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी वगैरह। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन थेरेपीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो देखे जाते हैं? आमतौर पर पेशेंट में आप किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखती हैं? सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स मीन नॉट द मेन इफेक्ट। मतलब थोड़े बड़े जो इफेक्ट्स होते हैं जब हम दवाइयां दे रहे हैं, उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनको आसानी से टैकल करा जा सकता है। अब डिपेंडिंग ऑन द थेरेपी, हम कौन सी थेरेपी कर रहे हैं उस हिसाब से साइड इफेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कीमोथेरेपी की बात करूं तो कीमोथेरेपी के हम साइड इफेक्ट्स को 3 मेजर भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं एक्यूट साइड इफेक्ट, मतलब जो इमीडिएटली शुरू हो जाते हैं। तो इन एक्यूट साइड इफेक्ट्स में क्या होता है, जैसे हम जीआईटी रिलेटेड साइड इफेक्ट कहते हैं, जैसे मुंह का स्वाद खराब होना, मुंह में थोड़े छाले जैसे लगना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, उल्टियां होना, किसी किसी को
दस्त लगते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होते हैं। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं ये जीआईटी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं। और एक्यूट मतलब ये कीमो जब शुरू होती है, कीमो के साथ ही शुरू हो सकते हैं, कीमो के शुरू होने के 1-2 घंटे बाद होते हैं, ये 1-2 दिन में हो सकते हैं। तो ये जनरली शुरू में होती है। जब हम अगेन जैसे हम ये साइड इफेक्ट्स बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है सबको होए, मतलब ये हो सकते हैं, किसी को कम होएगा, किसी को ज्यादा होएगा और किसी को बिल्कुल नहीं होएगा। कुछ होते हैं इंटरमीडिएट साइड इफेक्ट्स। इंटरमीडिएट साइड इफेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं कि कीमो लगने के बाद तकरीबन हफ्ते बाद के करीब होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जनरली काउंट्स वगैरह कम हो सकते हैं, तभी आपको डॉक्टर जनरली ब्लड के टेस्ट के लिए बोलते हैं, टीएलसी वगैरह टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं हफ्ते बाद, कि कहीं हमारी इम्यूनिटी ज्यादा डाउन तो नहीं हो रहे, हमारे काउंट्स को कम नहीं हो रहे, ये चीजें देखने के लिए होता है। और कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम डिलेड साइड इफेक्ट कहते हैं, जो कई बार काफी देर बाद आते हैं। डिलेड साइड इफेक्ट्स में समथिंग लाइक आपके बच्चा होने की क्षमता कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी का रिस्क होता है। अब ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है। और ये नहीं है कि सभी को होंगे और सभी को एक जैसे होंगे, और इसके बहुत सारे रास्ते भी हैं। जैसे आज की डेट में सीधा कीमो नहीं स्टार्ट करी जाती, कीमो से पहले कुछ दवाइयां दी जाती है जिसे हम प्री मेडिकेशन कहते हैं, कीमो के बाद दवाइयां दी जाती हैं, पोस्ट मेडिकेशन कहते हैं, ताकि ये साइड इफेक्ट्स ना हो या बहुत ही कम हो। इवन जैसे इनफर्टिलिटी का अगर रिस्क बढ़ता है तो उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं ताकि आपकी ओवरीज पे ज्यादा इफेक्ट ना हो, या फिर पहले से ही आपका एम्ब्रियो फ्रीजिंग वगैरह कराई जा सके, ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जैसे रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी में क्या हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी एक लोकल थेरेपी है। लोकल थेरेपी मतलब जहां पे लग रही है वहां पे उसका इफेक्ट होएगा। तो स्किन पे उसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं, स्किन थोड़ा डार्क हो सकता है, थोड़ा उसमें थोड़े से स्किन छिल सकता है। तो डर्मेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, स्किन की इरिटेशन होना, स्किन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए भी प्रिकॉशन बताए जाते हैं। अगर आप थेरेपी के दौरान कुछ ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स वगैरह मतलब यूज करते हैं, पदार्थ यूज करते हैं, तो आपको ये इफेक्ट ज्यादा होंगे। तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं यूज करना, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कॉटन के, सूती पहनने हैं, स्किन की कैसे देखभाल करनी है कि ये साइड इफेक्ट आपके बिल्कुल ना के बराबर होए या ना होए। ऐसे ही टारगेटेड थेरेपी जनरली काफी सेफ मानी जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल टारगेट पे काम करती है और इसके साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं। बट यस, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम जो टारगेटेड थेरेपीज देते हैं उनमें एक कार्डियक साइड इफेक्ट होने का थोड़ा चांसेस रहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने का चांस होता है। इसी वजह से जिस भी मरीज में ये दी जा रही होगी, उसको शुरू करने से पहले उसका हार्ट का स्टेटस देखा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी करी जाती है, और रेगुलर इंटरवल्स पे हम मॉनिटरिंग करते हैं। हम बार बार इको करके देखते हैं कि क्या मरीज उसको सहन कर पा रहा है, उससे कुछ और साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो इस तरह से पूरे तरीके से अगर हम इलाज कराते हैं, पहले बाद में, और उनकी दवाइयां देते हैं, तो साइड इफेक्ट्स को हम बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीनू, आपने हमें बहुत ही डिटेल में सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है। अब हम इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स पर एक एक करके तफसील से बात करने वाले हैं। डॉक्टर दीपक, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने कई ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों में देखा है कि इलाज के बाद उनमें काफ़ी थकान रहती है, वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, फटीग महसूस करते हैं, उनको उल्टियाँ भी होती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है और मरीज़ इन सिम्टम्स से कैसे डील कर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। कैंसर के जब ट्रीटमेंट के दौरान कई पेशेंट को उल्टियां आ जाती हैं, लेकिन आज की डेट में जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उससे हम 90 से 95% लोगों को उल्टियां नहीं आती हैं। दवाई से पहले जो कि कैंसर की दवाई होती है जिसकी वजह से उल्टियां आती हैं, और उससे पहले हम उल्टी की पहले बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं इंडिया के अंदर, वो पहले देते हैं। तो इससे 90 से 95% लोगों को उल्टियां नहीं आती हैं और वो बहुत ही कंफर्टेबली अपना ट्रीटमेंट ले पाते हैं, और तकरीबन पेशेंट डे केयर में आते हैं और आराम से यात्रा करके अपने घर वापस चले जाते हैं। तो आज की डेट में अधिकांश लोगों को उल्टी की प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि अगर उसके बाद भी 5-7% लोगों को अगर आ जाती है दिक्कत, तो उसके लिए भी हम पहले से ही उनको दवाइयां दे देते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद भी 5-7 दिन तक वो दवाइयां लेते रहते हैं, जिससे कि अधिकांश मरीजों के अंदर उल्टी कंट्रोल रहती है।
थैंक यू डॉक्टर दीपक। डॉक्टर आशीष, अगला सवाल मेरा आपसे है। ऐसा देखा जाता है कि कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बाद भी कई पेशेंट्स के बाल झड़ जाते हैं। मैं आपसे और ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तो ऐसा क्यों होता है, ये कंप्लीट हेयर लॉस क्यों होता है, और अगर एक बार बाल झड़ गए तो क्या मरीज़ जब ठीक हो जाता है तो बाल दोबारा ग्रो करते हैं, वापस आ पाते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हर एक कीमोथेरेपी से जो है वो बाल नहीं झड़ते हैं। बाल झड़ने के जो साइड इफेक्ट है वो कुछ पर्टिकुलर कीमोथेरेपी से होते हैं, जैसे हम लोग एड्रियामाइसिन बोलते हैं उसको, फिर सिस्प्लेटिन जो होते हैं। तो इन जनरल जो स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी होते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उसमें इनवेरिएबली जो है वो बाल झड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कीमोथेरेपी होते हैं कि जिनमें बाल झड़ते नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह समझना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट लोग काफी डर जाते हैं कि मुझे बाल झड़ेंगे और उस वजह से वो कीमोथेरेपी नहीं लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि कोई दूसरे पेशेंट के बाल गए तो आपके भी जाएंगे। दूसरा, हमने हर एक के बाल जो जाना है वो किसी के कम जाते हैं, किसी के ज्यादा जाते हैं, बट लेकिन सभी पेशेंट के जो बाल है यूजुअली वापस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज समझना ही जरूरी है कि बाल जब वापस आते हैं तो जरूरी नहीं हो कि वो हेयर ग्रोथ पूरी हो। काफी बार बाल जो है वो छोटे रहते हैं और थोड़े घुंघराले होते हैं, और कुछ लोगों में जो है वो बाल जब वापस आते हैं तो वो थोड़े कर्ली घुंघराले हो जाते हैं और वाइटिश भी हो जाते हैं। लेकिन पेशेंट लोग पेशेंट लोग जो है वो विग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो लोग डाई भी यूज कर सकते हैं अगर वो बाल अगर सफेद हो जाते हैं तो। और कुछ टेक्निक्स रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग ये जो बाल झड़ने की प्रक्रिया उसको कम करते हैं। एक स्काल्प कूलिंग मशीन हम लोग कहते हैं उसको। तो स्काल्प कूलिंग मशीन जो होता है उसमें एक्चुअली कीमोथेरेपी जब चलता है उस दरमियान एक्चुअली पेशेंट को हम लोग वो कूलिंग कैप पहनाते हैं, जिसकी वजह से बाल जो है वो कम झड़ते हैं। तो उसके लिए उपाय होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ने की जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर आशीष, ये जानकारी देने के लिए बहुत काम आएगी ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों की। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर मीनू के जब ब्रेस्ट कैंसर का जो मरीज़ है उसमें पेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे सर्जरी हो या इलाज हो या बीमारी अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, फिज़िकल पेन देती है मरीज़ को। ऐसे में हम कैसे पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में? ब्रेस्ट कैंसर के मरीज, रादर कैंसर के मरीज में पेन मैनेजमेंट एक बहुत ही जरूरी है। और ये जो पेन है ये सिर्फ बीमारी की ही पेन नहीं है, इलाज से भी बहुत सारे लोग इस इलाज के दौरान भी सोचते हैं कि इससे पेन होएगी। मैं ये इसका जवाब देने से पहले सबसे पहले एक बेसिक मैसेज सबको देना चाहूंगी, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, कि जो पेन ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब जो ट्रीटमेंट का जो दर्द है ना, वो तो टेम्पररी है और वो इतना असहनीय नहीं है। दैट कैन बी मैनेज, दैट कैन बी एक्चुअली मैनेज्ड। पर जो पेन ऑफ द डिजीज है, जो अगर ये बीमारी वापस आती है, इलाज नहीं होता है, वो काफी ज्यादा होता है और असहनीय होता है। और आज की डेट में पेन मैनेजमेंट की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, पेन को टैकल किया जा सकता है। जो ट्रीटमेंट की दर्द है वो इतनी असहनीय नहीं होती कि हमें इवन दवाइयां भी देनी पड़े। ज्यादातर मरीजों में दवाइयां नहीं देनी पड़ती, बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ डिस्कम्फर्ट, मतलब थोड़ा सा है कि थकान सी रहती है, शरीर टूटा टूटा सा लग रहा है, इस तरह की चीजें हैं जो छोटी मोटी पेन मैनेजमेंट से बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से टैकल हो सकती है। तो सिर्फ ये सोच के कि ट्रीटमेंट में दर्द होएगा, आप डरिए मत, रुकिए मत, क्योंकि ये जो दर्द है ये मैनेज किया जा सकता है, बहुत हल्का है, बड़े आराम से मैनेज हो जाता है। दर्द अगर ट्रीटमेंट नहीं होती है, उसके बाद जब कैंसर बढ़ता है, हड्डियों में घुसता है, नसों में घुसता है, वो दर्द बहुत ज्यादा होता है, असहनीय होता है। थैंक यू डॉक्टर मीनू। एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ, जब हम दवा देते हैं, पेन किलर्स देते हैं मरीज़ को ये पेन मैनेजमेंट के लिए, क्या इन दवाओं का भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि पेन किलर्स कम से कम लेनी चाहिए क्योंकि इनसे किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं, इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं,
यस, बहुत सारे पेन किलर्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं, बट ये मानना है कि ये सारे पेन किलर्स, जब हम पेन किलर्स कह रहे हैं ना, हम बहुत ब्रॉड टर्म बोल रहे हैं। बहुत सारी दवाइयां होती है जिनको हम पेन किलर्स के उसमें ब्रैकेट में डाल सकते हैं। सो कितना दर्द है, किस तरह का दर्द है, उसमें अलग अलग पेन किलर दी जाती है। तो नॉर्मली जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो दर्द होता है कि हम पेन किलर्स देते हैं, वो काफी सेफ दवाइयां होती है। सेफ मतलब इस तरह के होते हैं पेन किलर्स जिससे आपके किसी और ऑर्गन को इफेक्ट ना हो। मतलब उन्हीं को हम क्वालिफाई करते हैं कि ये कैंसर के मरीज में देनी है, क्योंकि कैंसर के मरीज में हमें पेन किलर्स लंबे ड्यूरेशन के लिए देने हैं, ज्यादा लंबे देने होते हैं। तो ऐसे पेन किलर्स को ही सेलेक्ट करा जाता है जो आपकी किडनी को अफेक्ट ना करें, आपको बाकी ऑर्गन्स को ना अफेक्ट करें। सो जो पेन किलर कई बार हमें देने पड़ते हैं किसी और वजह से, जैसे अगर सपोज रीनल कॉलिक है, पथरी का डर है, कि किसी को दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो पेन किलर डिफरेंट होएगा बिकॉज वो एक्यूट पेन के लिए, और उनके यस लॉन्ग टर्म लेने में साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जनरली जो एडवोकेटेड पेन किलर्स हैं कैंसर के दर्द के लिए, वो काफी सेफ होते हैं, किडनीज को इतना अफेक्ट नहीं करते हैं, और उन्हीं को हम एडवोकेट करते हैं कि ऐसे मरीजों को देना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर मीनू। डॉक्टर दीपक, अगला सवाल मेरा आपसे है। कई ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में इलाज के बाद लिम्फेडीमा देखा जाता है। अगर आप हमारे ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में समझा दें, अव्वल तो ये होता क्या है और इसका इलाज क्या है? जब हम ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं, हम ब्रेस्ट के अलावा उसके जो हमारी काक होती है उसके अंदर से हम लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, जिसकी जिसकी वजह से क्या है कि उनका जो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे शरीर के अंदर, जो गंदगी या इन्फेक्शन को कैरी करता है, वो ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, और जिसके कारण से कि कई मरीजों के अंदर, मैं फिर से मेरी बात मैं रख रहा हूं कि कई मरीजों के अंदर, मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि सभी मरीजों के अंदर होता है, लेकिन 80 से 90% लोगों के अंदर नहीं होता, 10 से 20% लोगों के अंदर जिनके अंदर होता है, उसके अंदर क्या है कि उनकी बाजू के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और इससे इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। तो आजकल यदि किसी व्यक्ति की सर्जरी, अगर किसी इनिशियल स्टेज की डिजीज है, तो उसके अंदर हम लिम्फ नोड को कई बार नहीं निकालते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि किसी मरीज की लिम्फ नोड निकालनी भी पड़ जाती है, तो उसके सर्जरी के बाद में हम उनको एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे वो जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम आना काफी लगभग शून्य हो जाती है। तो लिम्फोडीमा से हम बड़े आराम से हम बच सकते हैं, और अपने डॉक्टर के निर्देश का पालन कीजिए, तो संभवतः आपको लिम्फोडीमा की प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर आशीष, मेरा अगला सवाल आपसे है। ऐसा देखा गया है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के बाद जो मरीज़ है उसके स्किन में कुछ बदलाव आते हैं, और डॉक्टर मीनू ने भी कुछ देर पहले इसके बारे में बात करी थी। स्किन लाल हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि भूख मर जाती है पेशेंट की। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसके पीछे, और फिर इसका इलाज क्या है, अगर आप ये भी बता सकें? तो बेसिकली जो चमड़ी में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह कीमोथेरेपी ही होती है। माने ऑफन स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, माने काली हो जाती है, और नाखून जो है वो थोड़े काले हो जाते हैं, क्योंकि जो नाखून की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और वो टेम्पररी रहता है। जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है ऑफन, तो फिर वो जो कालापन है वो धीरे धीरे ओवर पे कुछ समय में जो है वो चला जाता है। सिमिलरली जो भूख मर जाती है उसका कारण भी कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट ही है, कि जो अपने आंतड़ियों के ऊपर उसका असर होता है, अपने मस्तिष्क के ऊपर उसका जो असर होता है उस वजह से होता है। लेकिन वो ये सब जो साइड इफेक्ट है इनको कम करने के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, ताकि जो है वो भूख जो हो वो ना मरे, वॉमिटिंग ना हो, उल्टी ना हो, और एपेटाइट बढ़ाने के लिए भी कुछ दवाइयां होती है जो हम लोग देते हैं। अभी आजकल कुछ वेट लॉस कम करने की भी, माने जो कीमोथेरेपी की वजह से वेट लॉस होता है वो भी कम करने के लिए कुछ दवाइयां आई हैं। तो इस तरह से जो मेडिसिन है, इसी सब चीजें जो है वो इजीली मैनेज हो जाती हैं आजकल। डॉक्टर बीनू, अगला सवाल मेरा आपसे है। हम ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में हार्मोन थेरेपी भी देते हैं, और ऐसा देखा गया है कि हार्मोन थेरेपी के बाद कई पेशेंट्स में मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे वजाइना में ड्राइनेस, सेक्स ड्राइव का कम हो जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। पेशेंट इनसे कैसे डील कर सकता है?
सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो हार्मोन थेरेपी दी जा रही है वो उन्हीं कैंसर्स में दी जाती है। सभी ब्रेस्ट कैंसर में तो हम हार्मोनल थेरेपी नहीं देते, सिर्फ उन्हीं ब्रेस्ट कैंसर्स में हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं जिनमें उन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स आर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, मतलब उनमें ER/PR पॉजिटिव होता है। आपके स्पेशल टाइप के ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं जिनमें हार्मोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव है, उन्हीं में हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। बिकॉज ऐसे केसेस में हम उनमें अगर हार्मोन्स बॉडी में हार्मोन्स रहेंगे तो वो कैंसर के लिए खाद का काम करते हैं। तो इसलिए हमें हार्मोन्स के लेवल को बिल्कुल कम रखना होता है विद हार्मोनल थेरेपी। सो हार्मोनल थेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि वो वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है या हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, कोल्ड स्वेट्स हो जाते हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक जो आप कहते हैं कि मेनोपॉज के सिम्टम्स है। सिर्फ एक महिला में एक नॉर्मल मेनोपॉज जब होता है, जिस एज में होता है, तो उनको यही सारी चीजें होती हैं। सेक्स ड्राइव थोड़ा कम होएगा, वेजाइनल ड्राइनेस होएगी, मूड फ्लक्चुएशंस होएंगी और ठंडे पसीने आते हैं। इन केसेस में जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज है उनमें यही वाले जो है सिम्टम्स कुछ पहले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द थेरेपी। मतलब आपका मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, पर इससे घबराना नहीं है क्योंकि इन सब के लिए कुछ आगे दवाइयां दी जा सकती है। जैसे वेजाइनल ड्राइनेस है तो उसके लिए बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है, लुब्रिकेंट्स हम दे सकते हैं। अगर आपको हॉट फ्लैशेस वगैरह हो रहे हैं उसके लिए भी दवाइयां होती है, उसको टैकल किया जा सकता है। मतलब सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी दवाइयां या इलाज है जिसको ये टैकल किया जा सकता है, तो इट इज मैनेजेड। डॉक्टर दीपक, मेरा अगला सवाल आपसे है, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद ख़ास तौर पर जिन पेशेंट्स को हार्मोन थेरेपी दी जाती है उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस तक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद पेशेंट्स अपनी बोन हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो भी हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं तो उसमें एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसको हम काफी मात्रा में कम कर देते हैं। जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो महिलाओं की बोन्स को सॉलिड करने में, उनको स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है। जब हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर के लिए अंगेस्ट हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं तो इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए भी हम जब भी हार्मोनल थेरेपी करवानी स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम डेक्सा स्कैन करते हैं, पेशेंट का विटामिन डी लेवल देखते हैं और हम यदि जिस चीज के अंदर ये डेक्सा स्कैन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हर 6 महीने में एक इंजेक्शन देते हैं और विटामिन डी का लेवल हम सही मजबूत रखते हैं, पूरा रखते हैं। और हम रोगी को कई सारी एक्सरसाइज भी बताते हैं जिससे कि मांसपेशियां और हड्डियां उनकी मजबूत रहती हैं। तो अधिकांश लोगों के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है यदि अपनी डॉक्टर की सलाह रेगुलर रूप से मानते हैं। डॉक्टर आशीष, अगला सवाल मेरा आपसे है, ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में जो बीमारी है इट टेक्स अ टोल ऑन द मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है जो पेशेंट है उसके, और जो इसका इलाज है वो भी अपने आप में बहुत आसान तो नहीं है, उसका भी असर पड़ता है। इसलिए कई ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स जैसे लक्षण देखे जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक मरीज़ इन मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उनसे कैसे डील कर सकता है, और उसके अलावा जो उसके घर वाले हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके कलीग्स हैं, वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? तो जो मानसिक जो तनाव है जो ट्रीटमेंट के दरमियान होता है ये साहजिक है और हम सब लोगों को ये समझना जरूरी है कि किसी को भी अगर ये बीमारी होती है तो वो व्यक्ति जो है वो मानसिक तनाव से गुजरेगा। लेकिन मानसिक तनाव जो है वो उसको संभालने के लिए जैसे आपने कहा कि जो फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, ये काफी जरूरी है। मैं मेरे मरीजों को हमेशा ये बोलता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म जो ये है बीमारी का जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है कि मान लो अगर किसी को आज ब्रेस्ट कैंसर का बीमारी है, वो व्यक्ति जो है वो आज से अगर 50 साल के बाद सोचेगा तो जो भी 6 महीने का या 1 साल का उसका इलाज का समय है वो काफी कम है। और जिन लोगों का बीमारी अर्ली स्टेज है, जैसे स्टेज 1, 2, 3 के जो पेशेंट्स है वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो उनमें जो हो हम लोग उनको समझाते हैं कि ये जो है ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है और ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और हम लोगों ने अभी इतने सालों में देखा है कि कितने बहुत सारे मरीज है जो ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गए और वो फिर से अपने काम पे जा रहे हैं, अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजार रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो अपना दूरदृष्टि जो है
वो रखना बहुत जरूरी होता है इसके लिए कि शॉर्ट टर्म में जो है साइड इफेक्ट थोड़े होते हैं लेकिन वो मैनेजेबल रहते हैं। और अनदर जो दूसरी चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है कि आप उसको कितना पॉजिटिवली लेते हैं उतना आपका सफर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो आसान हो जाएगा और साइड इफेक्ट जो है वो कम होंगे। और ट्रीटमेंट के दरमियान चीजें जैसे हैं कि आप म्यूजिक सुन सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, योगा या मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब चीजें से भी जो है वो तनाव कम होता है और साइड इफेक्ट भी कम होने में मदद मिलती है। थैंक यू डॉक्टर आशीष। और इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल आप तीनों डॉक्टर्स से है, अगर आप ये बता सके कि एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट बीमारी के दौरान और इलाज के दौरान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या क्या कर सकता है जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह मजबूत और बेहतर महसूस करे, साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसमें पेशेंट की कैसे मदद कर सकते हैं? एक एक करके बात करते हैं। डॉक्टर मीनू, अगर सबसे पहले आप कुछ बताना चाहें। मैं हमेशा अपने सारे मरीजों को ये बोलती हूँ कि कोई भी मुसीबत, एंड स्पेशली अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ये जो लड़ाई है ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। और कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ कोई भी लड़ाई हम सिर्फ शरीर से नहीं लड़ते, शारीरिक तौर से नहीं लड़ते, पर उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कैंसर की लड़ाई पहले यहाँ पे लड़ी जाती है, मतलब आपके मानसिक तौर पे लड़ी जाती है। आप मानसिक तौर पे जब प्रिपेयर होंगे तभी आपका शरीर भी उस लड़ाई को लड़ पाएगा। सो एवरी बैटल हैज टू बी फर्स्ट वन हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम सबका फर्ज है कि हम मरीज को, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर कैंसर जैसी बीमारी होगी तो उसका मनोबल के टूटना बहुत ही नॉर्मल बात है। सो जैसे हम कहते हैं ना, टीचर को सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को, अपने स्कूल के अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊं, पर उसके लिए ये भी जरूरी है कि मेरा स्कूल का बच्चा, मेरा स्टूडेंट उस एग्जाम में पास होए और उसका मैं कैसे उसको मोटिवेट करके रखूं। तो उसी तरीके से आज की डेट में हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि पेशेंट को मोटिवेट करके रखना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ट्रीटमेंट को कंप्लीट करे और ट्रीटमेंट से बाहर निकल के आए और बिल्कुल स्वस्थ हुए। इसके लिए छोटी छोटी चीजें करी जा सकती है, जैसे हमने अपने डिपार्टमेंट में क्या करा हुआ है, हमारे आज मैक्स हॉस्पिटल में, मतलब माय डिपार्टमेंट हैज अ ऑनको काउंसलर, सो वी हैव अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड। एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट है, मनोरोग का विशेषज्ञ है। जब भी कैंसर की जर्नी किसकी शुरू होती है, क्योंकि ये जो काउंसलर है ये मरीज के साथ बैठता है, और सिर्फ मरीज को नहीं, उसके परिवार को भी मोटिवेशन की जरूरत है, तो उनके परिवार वालों के साथ बैठते हैं और उनको ड्यूरिंग दैट जर्नी, मतलब उस लंबी लड़ाई में उनका हाथ पकड़ना, उनका मनोबल स्ट्रॉन्ग करना, उनसे बातचीत करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक नॉर्मल ये हमारी ट्रीटमेंट का एक पार्ट हो गया है। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट ग्रुप्स। सो हमारे मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत पॉपुलर है, इंडिया में इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया गया अभी तक, और इसी वजह से सपोर्ट ग्रुप्स बहुत कम माने जाते हैं। बट लेकिन अब जागरूकता बढ़ रही है, अब बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी सपोर्ट ग्रुप्स आ रहे हैं। सपोर्ट ग्रुप्स का क्या मतलब है, हम पेशेंट्स का एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं जिन पेशेंट्स ने इसका इलाज कराया है, जो इस जर्नी से निकल के आए, मतलब कैंसर के वो मरीज जो इलाज करा रहे हैं, जिन्होंने इलाज कराया पास में, जो आज ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। सो ऐसे सभी मरीजों को बुलाकर इनकी रेगुलर मीटिंग्स कराई जाती है। जैसे हमारे अस्पताल में हम हर सेकेंड थर्सडे को ये सपोर्ट ग्रुप, ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग कराते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जब वो जो नए मरीज आते हैं और वो पुराने मरीजों को देखते हैं जिनका इलाज काफी सालों पहले हो गया है और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सो उससे बड़ा मनोबल कुछ नहीं होता, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। चाहे डॉक्टर, चाहे परिवार वाले कुछ भी कह ले, जब वो अपनी आंखों से ये खुद देखते हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन का उदाहरण बनते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या किया, और वो उन्हीं से ये मरीज भी हमारे सीखते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे निडर हमेशा, हौसला, आशाएं करके, जो हम हर 3 महीने में रेगुलर इवेंट्स करते हैं, और वो इन सपोर्ट ग्रुप वाले पेशेंट्स के साथ करते हैं, इन्हीं पेशेंट्स के साथ करते हैं। जैसे हर साल हम
व्हाट आई डू इट पर्सनली इज, मैं अपनी दिवाली और अपनी होली हमेशा अपने ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के साथ मनाते हैं। इसमें वो वाले मरीज आते हैं जिनका इलाज आज से 10 साल पहले हुआ है, 15 साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है। जब वो मरीज आते हैं और वो वाले मरीज आते हैं जिनकी अभी इलाज शुरू होना है या इलाज की जर्नी चल रही है, तो जब वो मिलके ये खुशियां मनाते हैं तो वो अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं कि यस, ये थोड़ी देर की मुसीबत है, थोड़ी देर की ट्रबल है, अगर मैं इसमें साहस रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ, तो कल को मैं भी उस साइड पे होऊंगा और ऐसे ही अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से हिम्मत के साथ उसको व्यतीत करूंगा। आई थिंक नथिंग स्पीक्स बेटर देन एक्शंस, और ये बहुत ही आज की डेट में इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मरीज की हैंड होल्डिंग करें और उनको इस डिफिकल्ट जर्नी में उनका साथ दें। जी, एंड डॉक्टर आशीष, आई थिंक पेशेंट लोगों को मैं एक सलाह ये दूंगा कि जो है वो अच्छी तरह से खुद को हाइड्रेटेड रखे, माने पानी जो है वो एडिक्वेट मात्रा में पिए, ताकि जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन की वजह से ऑफन मरीजों को वीकनेस होता है। दूसरी सलाह ये है कि जो ऑफन मरीजों को भूख नहीं लगती है, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक वक्त में छोटा छोटा खाना खाएं। तो दिन में 8 या 10 बार आप खाना खा सकते हो, लेकिन छोटा छोटा क्वांटिटी करके खाओ, ताकि जो आपका शरीर का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपको मिलती रहे, जो शरीर के लिए जो मात्रा जरूरी है वो आपको मिलती रहे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप खुद को व्यस्त रखें, गाना सुनिए, किताब पढ़िए, जो भी आपका हॉबी है। काफी लोगों को मैंने पाया है कि जब वो पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उससे उनको काफी जो है रिलैक्सेशन मिलता है। योगा करने से भी काफी लोगों को आराम मिलता है। और एक जो जरूरी बात मैं सबको कहना चाहूंगा कि दूसरे मरीजों के का सुन के आप अपना ओपिनियन मत बनाइए, क्योंकि हर एक का बीमारी अलग अलग होता है। किसी को ट्रीटमेंट अलग दिया जाता है, किसी को कीमोथेरेपी लगता है, किसी को नहीं लगता है। इसलिए किसी को वो साइड इफेक्ट हुआ इसलिए आपको वो साइड इफेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आपके डॉक्टर से आप बात कीजिए, उनसे जो है वो आपको समझाएंगे कि आपको क्या साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड है, और उस हिसाब से वो साइड इफेक्ट जो है वो मैनेज किया जाना चाहिए। और बहुत बार पेशेंट लोग साथ में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो मैं ये स्ट्रांगली सलाह दूंगा कि आपका जब कीमोथेरेपी चल रहा है तो आपके डॉक्टर को पूछे बगैर कोई भी दूसरी मेडिसिन, इवन नेचुरोपैथी मेडिसिन, ड्रैगन फ्रूट, कीवी वगैरह, जो ये सब चीजें काफी लोग लेते हैं जिनका कोई प्रूवन वैल्यू नहीं है, तो वो चीजें जो है वो आपके डॉक्टर को पूछे बगैर मत लीजिए। और न्यूट्रिशन में जो है आपको ख्याल रखना है कि स्वस्थ खाना खाए, बासी खाना नहीं खाए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। और पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे मैंने कहा, वो बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो ये बीमारी को आसानी से मात किया जा सकता है। जी, और डॉक्टर दीपक, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो भी उनकी जो भी दिनचर्या है उसके अंदर उनका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और उनको ये समझना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर दूसरे बीमारियों की तरह एक बीमारी है, जिसका कि आज की डेट के अंदर काफी सफल इलाज हो सकता है और लोगों का हो चुका है। तो उनको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जब ब्रेस्ट कैंसर के जो ग्रुप हैं, हम उनमें उनको अटैच करवाते हैं, उनको उनमें ज्वाइन करवाते हैं। और जिन रोगियों का इलाज हमने किया होता है या जिनका इलाज चल रहा होता है, हम उनसे मिलवाते हैं, ताकि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहें। उनका सेल्फ मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। और अपने आप को अच्छा खान पीन रखें। खान पीन से मतलब है कि घर का बना हुआ साफ सुथरा बॉइल्ड अपना खाना खाएं और अपने आप को अच्छा हाइड्रेट रखें। और वो किसी भी चीज को हिचकिचाए नहीं। डॉक्टर से संपर्क करने के लिए, मेडिकल स्टाफ से संपर्क करने के लिए वो उनको हिचकिचाना नहीं है। जैसे ही अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली उनको डॉक्टर से या उनके मेडिकल स्टाफ से संपर्क करना है। मेडिकल स्टाफ एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है कैंसर पेशेंट की जिंदगी के अंदर जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, क्योंकि वही स्टाफ होता है कि जो कि 4 से 6 घंटे मेडिकल उनके ट्रीटमेंट के दौरान उनके साथ में रहता है। तो वो उनको बताता है कि आपको खान पान कैसे करना है, तो आपको अपना दिनचर्या कैसे व्यतीत करनी है, और बाकी जो पेशेंटों का इलाज चल रहा है वो उनसे भी मिलवाता है। और उनको ऑलरेडी सारी जब डिस्चार्ज मेडिकेशंस होती हैं, इसके अंदर की हम ऑलरेडी जो साइड इफेक्ट्स की भी ट्रीटमेंट होती है, हम उसको लिख के देते हैं ऑलरेडी। तो उससे क्या होता है कि वो उससे काफी क्लोज कनेक्शन बनता है और पेशेंट को बहुत मोटिवेशन मिलता है।
जब वो हॉस्पिटल में जाता है, स्टाफ से मिलता है, तो इस वजह से तो 90 से 95% लोग ट्रीटमेंट को बड़े ही आसानी से इसको पूरा कर लेते हैं बिना कोई मेजर साइड इफेक्ट के। और आप मानेंगे कि 90% पेशेंटों का जो ट्रीटमेंट है हम डे केयर बेसिस पे करते हैं, उनको ज्यादा बड़े एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती। वो मरीज सुबह आते हैं और दोपहर तक या शाम तक अपने घर चले जाते हैं। और कई मरीजों का तो मैं बताऊंगा कि कई मेरी टीचर्स भी पेशेंट रही हुई हैं, तो वो तो कई लोग तो बल्कि कीमोथेरेपी लगवा के वो अपना स्कूल भी अटेंड करती थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी। तो यदि आप सही डॉक्टर से और डॉक्टर की सही राय मानते हैं तो आपको, मैं बता रहा हूं फिर से, 90 से 95% चांसेस है कि आपको साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे और वो आपको ट्रीटमेंट को बड़े आसानी से आप पूरा कर लें। थैंक यू डॉक्टर दीपक, थैंक यू डॉक्टर मीनू एंड थैंक यू डॉक्टर आशीष। आपने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको लेकर जो जनता में डर फैला हुआ है उसे काफ़ी हद तक आई एम श्योर कम किया है और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई है, ताकि जो लोग इस वक्त इलाज ले रहे हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स से डरे ना, उन्हें ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये साइड इफ़ेक्ट्स आराम से मैनेज किए जा सकते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। शुक्रिया।